जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। खुशी मुझे इस बात की है, मतलब नए पाकिस्तान में मैं अक्सर खुश होता हूं क्योंकि नए पाकिस्तान में किया गया कोई एक भी वादा मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पूरा होने ही नहीं दिया। और जब भी पेट्रोल महंगा हो, डीज़ल महंगा हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, दालें महंगी हो, इस मुल्क में घी भी अब 400 के आसपास पहुंचने वाला है नाज़रीन, तो खुशी होती है कि कोई नई बात नहीं है, अब तो हम मामूल की आदत बन चुकी है। तो वो हुकूमत जो नया पाकिस्तान बनाने आई थी, जो आवाम को रिलीफ देने आई थी, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो सर इस पर बात करेंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है और जहाँ महंगाई बढ़ती है वहाँ डेफिनेटली हुकूमत नाकाम होती है, वोटर्स और आवाम उससे नाला होते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है, तो वो कहते हैं यार आवाम को अगर महंगाई लगती तो आवाम सड़कों पर आती, आवाम एहतजाज करती। यहाँ तो अपोजिशन के पास भी हुकूमत वक्त पर बात करने के लिए ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कोई बात है, सिवाय अपने केसेस के हवाले से और सिवाय नैब के कानून में तरमीम करने के हवाले से। तो ये आवाम बेचारी मजलूम है क्योंकि आवाम के पास वक्त नहीं है एहतजाज करने का, और हुकूमत वक्त जो है वो सोच नहीं रही आवाम के बारे में, और इसी तरह जो अपोजिशन है उसको अपने मामला से फुर्सत नहीं। तो इस पर बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि रीजन में आज भी पेट्रोल पाकिस्तान में सबसे सस्ता है और हमारी फीकस आमदनी रीजन में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो अजीब सा मंतक पेश कर देते हैं जनाब मोहतरम फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात हैं, और ये दुनिया का पहला वज़ीर इत्तलात होगा कि जिससे पार्लियामेंट में सहाफ़ी ने पूछा, हमारी दोस्त और हमारी सीनियर सहाफ़ी नौशीन साहिबा ने, कि पार्लियामेंट की गैलरी जॉइंट सेशन में बंद है, तो वो कहते हैं अच्छा बंद है, मुझे तो नहीं पता बंद है, तो किसने बंद कराई है? तो उन्होंने कहा जी वो स्पीकर ने बंद करा दी। उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से बंद हुई होगी। ये वाहिद वज़ीर इत्तलात हैं इस मुल्क के और इस दुनिया में वाहिद वज़ीर इत्तलात हैं कि जिन्हें अपोजिशन के बारे में पता है, पर अपनी फील्ड के सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है उस बारे में इन्हें बिल्कुल नहीं पता। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें जो बेकदर बढ़ रही हैं, इस पर क्या वाकई हुकूमत का मौक़िफ़ सही है कि आज भी रीजन में सबसे कम और सस्ता तेल है? क्योंकि एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ओगरा ने कहा था कि 1 रुपये बढ़ाओ, इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दी। तो इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे जो मीडिया के हवाले से PDMA का मामला था, PMDA का जो मामला था, उस पर अब एक नई कमेटी बनी और मामला थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन किया गया है। हुकूमत वक्त के तमाम वज़रा ब्रीफिंग देते हैं डिजिटल वालों को और यूट्यूबर्स को, कानून बनाते हैं हमारे लिए, तो ये खुला तजाद क्यों है, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के जब हम तीसरे हिस्से में नाज़रीन जाएंगे तो ज़रा बात करेंगे बलूचिस्तान का अहम सूबा, बहुत छोटा सूबा है, बहुत छोटी सी सियासत है, लेकिन हमेशा पिविटल रोल प्ले किया है 74 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मेरी नज़र में बतौर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के नाते सियासत भले लाहौर से चलती है लेकिन मरकज़ी किरदार बलूचिस्तान से रहता है। भले अकबर बुगटी नहीं रहे लेकिन फिर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान की सियासत में होता है। तो अदम ताउन की बात की जा रही है जाम कमाल साहब की हुकूमत को लेकर, इस पर बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए वो ज्वाइन किया है जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब ने। ताहिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वक्त देने के लिए। जनरल अमजद शुएब साहब हैं मेरे साथ, जनरल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब वार्म वेलकम इन शो। सबसे पहले जनरल अमजद शुएब साहब, जब भी नए पाकिस्तान की बात आती है मुझे वो पुराने शोज़ आपके साथ याद आ जाते हैं कि अदनान हैदर एक इमरान खान है जिससे उम्मीद की एक पतली सी तार जुड़ी है, और वो पतली सी तार सर मुझे तो लगता है कब की टूट गई। 5 रुपए पेट्रोल में इजाफा करने के बाद मौसूफ वजीर फरमाते हैं कि रीजन में आज भी पेट्रोल बहुत सस्ता है। सर देखिए, उनकी कीमतों का ताल्लुक है वो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमतें ऊपर गई हैं और उसका इम्पैक्ट है। लेकिन जो आप बात है कि हमें उम्मीद थी बहुत और वो उम्मीद नहीं रही, बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त कैतुल रिजाल है, लीडरशिप आप ढूंढ रहे हैं। आप दो पार्टियों से उनके दो से तंग आए तो आपने तीसरे को वो साहब की आवाज ठीक करो। ये भी अगर आपको ऐसा जरा साहब रुकिएगा, आवाज जरा क्लियर हो ना, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नज़ीर लगारी साहब, आपसे पहले मैं चाहूंगा कैतुल रिजाल की बात कर दी है। बहुत सारे लोगों को वैसे मेरी तरह कैतुल रिजाल का कम ही पता होगा। कैतुल रिजाल मेरे ख्याल में प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, इट्स मेरे ख्याल में लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को कहते हैं। तो वाकई ऐसा इस मुल्क में कैतुल रिजाल है, तभी महंगाई है, तभी सिस्टम ठीक नहीं हो रहा।
तभी कई किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। जनाब, ये इस पे मुझे याद आया कि नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम एक दफ़ा लाहौर में लोकल बॉडीज़ की प्रेजेंटेशन थी, जनरल मुशर्रफ साहब गवर्नर हाउस में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या तो रजाल है, नई लीडरशिप आनी चाहिए, सियासत को ग्रास रूट लेवल तक हम लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम जो थे वो शायर भी थे, दानिशवर भी थे, उन्होंने कहा खुदारा इस कौम पे रहम करें, पहले ही आप सियासत को चौधरी शुजात और मियाँ अजहर की सतह पर नीचे ला सके हैं, अब मजीद ना लाएं। तो बात यह है कि हम लीडरशिप में इन्वेस्ट नहीं करते। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो हम वहाँ क़यादत पनपने ही नहीं देते। जो क़यादत की नर्सरी है, स्टूडेंट तलबा यूनियन पे पाबंदी है, लेबर यूनियन पे पाबंदी है, सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज जो स्टेट पैटर्नेज है वो शुगर माफिया के लिए, लैंड माफिया के लिए, ड्रग्स वाले के लिए, इस मुल्क की मिडिल क्लास के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मेहनत कश के लिए रियासत की क़यादत की कोई सरपरस्ती नहीं। आम आदमी कंटेनर से नीचे भंगड़े डाले। सर, क़यादत का फुकदान ही है जिसकी वजह से महंगाई भी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी है, जिसकी वजह से इंसाफ भी नहीं है। सर ताहिर मलिक साहब, बिल्कुल ये क़यादत मौजूद है, लेकिन उसको क़यादत बनने नहीं दिया जाता। वो आसेब का साया ऐसा है जो मुनीर रियाजी ने बताया, कैद नहीं है। बात ये है कि एंट्री बैरियर्स हैं, जिस तरह रेड जोन में दाखिले के वक्त एंट्री बैरियर हैं, इस मुल्क में जो पोटेंशियल है नौजवानों का, जो मजदूर का, किसान का, उनके आगे एलीट ने एंट्री बैरियर बनाए हुए। वो एंट्री बैरियर ये हैं कि इसकी एलीट के लिए प्लाट 3-3 हैं और उसके लिए जो है बिजली का बिल भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये निजाम बता रहा हूँ ना। जनरल साहब, आवाज ठीक हुई सर आपकी? जनरल साहब देखिए, ये दो अलग चीजें थी। पहले आपने पेट्रोल की महंगाई की बात की, उसका मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमतें हुई हैं और महंगाई पेट्रोल की है, उसका लाजमन कुछ अर्से रिजल्ट भी आए। लेकिन जहां तवक्कुआत की आपने बात की थी, लीडरशिप के ताल्लुक का, ये हमारे इमरान खान आज लीडर हैं, वजीर आजम है, हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। मैं इसका तजज़िया उनकी जात पे नहीं कर रहा कि हो उनके पास वो है कि बहुत कुछ वो जब ऑपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे, आज वो सब कुछ को पेश कर रहे हैं, कोई वजाहत नहीं। ये है कि लीडर नहीं है आपके पास, आज चंद खानदानों का कब्जा, और उसके साथ साथ हमें मुश्किल ये है कि हम उनसे तंग आके किसी और को ढूंढते हैं, वो भी मायूस कर देता है। तो जो कहते रजाल की हम बात कर रहे थे, वो इस सियासत में जो नहीं, जनरल साहब यही असद उमर साहब थे और यही इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब का एक ट्वीट मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, प्रोग्राम में आने से पहले। वो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर था नवाज शरीफ साहब के टाइम में, कि ये 58 रुपए लीटर होना चाहिए, इसको 58 रुपए लीटर होना चाहिए तमाम टैक्सेस डाल के। जब ये सीट पर नहीं होते तब अवाम के रिलीफ की बात करते हैं, जब इनको होते मिल जाते हैं तब अपनी मर्जी होती है, 15 दिन बाद बढ़ा दो और बगैर किसी। देखिए, ये अलग है सबका। जब आपको रोटी, कपड़ा और मकान कहा गया था तो मिल गया था, 3 इलेक्शन इस पे लड़ गया ना। इसी तरह आपने कर्ज उतारो, मुल्क सवाल पर आया, कर गया वो पैसा। इसी तरह ये लोग करके गए। मैं तो यही रोना रो रहा हूं कि आज लीडरशिप नहीं है। लीडर कौन होता है? जो अगली नस्ल को संवारने का सोचे और उसके लिए उसके पास एक प्लान होनी चाहिए, एक होमवर्क वो करके आता है। यहां तो नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज देख लें कि जब ये आए तो सबसे बड़ा नारा इनका ये था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, इनको जेलों में डालेंगे, इनसे पैसा निकलवाएंगे। तो क्या निकल आया पैसा? ना कोई जेलों में गया, ना पैसा निकला। और आप देखेंगे कि इसी तरह ये जनरल साहब एक चीज क्लियर कर देना, कंफ्यूज होगी सर, आवाम कंफ्यूज कर दिया आपने। मैंने सवाल पूछा इमरान खान साहब के हवाले से, आपने कहा जी वो भुट्टो साहब ने कहा रोटी कपड़ा मकान तो क्या मिला? जाहिर बात है ये नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, नवाज शरीफ साहब का हवाला दे दिया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि उन दोनों से नहीं पूछा गया तो छोड़ो, इमरान खान साहब को भी छोड़ो सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं कह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिन्होंने 3 हुकूमतें की थी, उन्होंने हमें वादे किए थे वो पूरे न किए, तो हमने सोचा कि और ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। अब वो ऑप्शन भी आपको मायूस कर रही है। मैं उस तरफ आपको ला रहा हूं कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है यहाँ पे, वो बड़ा नाम है, लीडर है नहीं। ये बात करा के लोगों को बेवकूफ आ जाते हैं, या लोगों को आप जाके तो देख लीजिए कि बिरयानी की प्लेटें और वो कोका कोला पी लोग
सब बिल्कुल ठीक है। ऐसा जनरल साहब को ड्रॉप करके इनकी ऑडियो ठीक करो। लगारी साहब, सर ओवर टू यू। लगारी साहब, क्या इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत जवाबदेह है? पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, डीजल की कीमत में इजाफा हो, या ओवरऑल महंगाई की बात की जाए सर? मतलब कोई 1100 से ज्यादा दिन हो गए हुकूमत की, मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत को, लेकिन आए रोज महंगाई है सर। देयर इज नो रिलीफ। 25,000 20,000 रुपए कमाने वाला और 18,000 रुपए कमाने वाला मजदूर आटा पूरा करे, घी पूरा करे, दाल चीनी पूरी करे, या पेट्रोल जो इतना बढ़ गया उसका इंपैक्ट डायरेक्टली सर लोकल मार्केट पे जाता है सर। लगारी साहब, इस सोसाइटी को, पाकिस्तान के अवाम को, मासेस को अलग थलग कर दिया गया है तमाम मामलात से। और 41 साल पहले पाकिस्तान की सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने का जो अमल था उसको शुरू किया गया और आज तक वो अमल जारी है। आपको पता है कि आखिरी बार स्टूडेंट इलेक्शन जो हुए थे वो 1981 में हुए थे। आपकी लीडरशिप आती थी यहाँ से, और यहाँ के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी बरसगीर के तमाम जो ट्रेंड्स थे पॉलिटिकल लीडरशिप के, वो आते थे या स्टूडेंट यूनियनों से आते थे या लेबर यूनियनों से आते थे। बड़े बड़े लीडर जो पैदा हुए थे वो इस तरफ से आते थे, और हमारे गमलों में जो है वो पैदाइश होती है लीडरों की। गमलों में उनको परवान चढ़ाया जाता है, और अगर कोई गमले से बाहर निकल जाए तो फिर उसको जंदीक, काफिर जो है अपना गद्दार और हर सब कुछ उसको कह दिया जाता है और अलग कर देते। गमले के अंदर रहे तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो हमारे पास लीडरशिप जो है वो पैदा करने की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, और ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान में सियासत को पनपने नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। तो सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया गया, आम आदमी को डीपोलिटिसाइज किया गया। अब सियासत, यानी ये जब होटल के अंदर ये लिखा हो सियासी गुफ्तगू करना मना है, जब आपको किसी अहम जगह पर जाते हैं तो वहां या कि सियासत पर बात करना मना है, तो ये आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से ये चल रहा है कि जी ऐसी बुरी चीज है सियासत, ऐसा गुनाह है सियासत करना, कि जिसका मतलब ये है कि जो सियासत करता है वो वाकई कोई गुनाह करता है, गद्दारी का काम करता है, दीन फरोशी का काम करता है, उसका कोई काम अच्छा नहीं। हाँ, बाज लोगों को अब भी और तब भी ये इजाजत थी सियासत करें, जो कासालेस हूं, जो राइट विंग का लेकर नाम मदद जाएं। और लगाई साहब, सर यू आर राइट, बट अभी यही लीडर हैं सर, यही नवाज शरीफ लीडर हैं, यही जरदारी और बिलावल लीडर हैं, यही इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर लीडर हैं सर। अब इन्हीं से गुजारा चलाना है ना, मतलब इनको गुजारा चलाते हुए इस गरीब आवाम की भी तो सुननी है ना सर, जिसके जो 15,000 18,000 कमा रहा है वो कैसे पूरा करेगा इस सारे सिस्टम में सर? आपको किसने कहा है कि 18,000 रुपए मजदूर कमा रहा है? मजदूर नहीं कमा रहा है, मजदूर को 15,000 भी नहीं मिल रहे हैं, मजदूर को 10,000 भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ आए, मैं बताऊं आपको कराची के अंदर किस तरह लोग दिहाड़ी के लिए तरस रहे होते हैं, किस तरह से वो ठोकरें खा रहे होते हैं, किस तरह से वो आम एक छोटी सी 500 रुपए की मजदूरी के लिए भी ख्वार हो रहे होते हैं। रेडियां लेकर चलते हैं तो किसी जमाने में उनको भूसी टुकड़े और कोई चीजें 3 डब्बे मिल जाते थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं। लोग ख्वार हो रहे हैं और उनकी कुव्वते खरीद बिल्कुल जीरो के करीब हो गई है। आधी आबादी आपकी वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। अब आपको मुल्क को चलाना है इसी तरह से, और जो हुक्मरान तबकात हैं उनकी आशाएं इसी तरह रहेंगी, उनको प्लाट भी मिलते रहेंगे, उनको जमीनें भी मिलती रहेंगी, उनको रकबे भी मिलते रहेंगे। आपको क्या लिस्ट निकालनी है? मैं आपको एक तहसील का बताता हूँ, तहसील यजमान में निकलवाएं एक लिस्ट कि नवाबाद का कौन है, मौजा नवाबाद का नंबरदार कौन है, उसके साथ मौजे का नंबरदार कौन है, वहां कितने मौजू के नंबरदार कौन लोग हैं। आप जाकर लिस्ट निकलवाएं ना, आपको पता चल जाएगा। आप जाएं सादकाबाद में, आप जाएं रहीम यार खान में, वहां से रिकॉर्ड मंगवाएं कि जनाब कौन कौन से यहाँ पर जिम्मेदार हैं। और प्रोफेसर तार मलिक साहब, आई एग्री विद लगारी साहब, गुर्बत रक्स करती है चोलिस्तान के सहराओं में, गुर्बत रक्स करती है साउथ पंजाब के देहातों में, गुर्बत रक्स करती है बलूचिस्तान के पहाड़ों में, और गुर्बत रक्स करती है फाटा के इलाकों में सर, ट्राइबल एरियाज में। इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता सर। तार मलिक साहब जी, असल बात यह है कि देखें, तहरीके पाकिस्तान के जो ख्वाब थे कि जागीरदारी और सरदारी निज़ाम ख़त्म होगा, हमारे पड़ोस में चाइना ने, रूस ने, इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स की। हम लैंड रिफॉर्म्स के बजाय हमने जागीरदारी निज़ाम को और मजबूत कर दिया। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इस फ्यूडल सिस्टम में पेनिट्रेट कर रही हैं।
तो वर्स्ट काइंड ऑफ फ्यूडलिज्म है, जहाँ कैपिटलिज्म अभी लगा। इन्होंने जनरल अमजद शोएब साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा भुट्टो साहब की, छोटे ने जनरल साहब तो भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन की बात की, तो उस वक्त चीनी राशन कार्ड पे मिलती थी और आज शुगर माफी है। उस वक्त अगर GTS थी तो आज एक खत पोस्ट करने के लिए आपको कोरियर सिस्टम में जाना पड़ता है। उस वक्त अगर रेलवे थी तो आज आप एक बस सर्विस में सफ़र करने पे मजबूर हैं। तो इस बेलगाम प्राइवेटाइजेशन का क्या पाकिस्तान को हासिल हुआ, जहां हमने कार्टल्स बना दिए। और ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं जनरल साहब कि जनाब ये इतना रीजन इंटरनेशनली पेट्रोल बढ़ा है, तो हम ये नहीं बताते रीजन में पेट्रोल बढ़ा है कि इस वक्त फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीज़ों की अफराते ज़ार है, वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और जो डॉलर सबसे ज़्यादा रुपीज़ करेंसी डीवैल्यू हो रही है वो जनूबी एशिया में पाकिस्तान है। सर जनरल साहब सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि जी वो वहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये नहीं बताते कि गरीब की रोटी और आटा पूरी जनूबी एशिया में पाकिस्तान में क्यों महंगा। तार मलिक साहब के बात पे सर जल्दी से ब्रेक लेना। शोएब साहब, जनरल साहब। ताहिर साहब बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे हमारे ये महंगाई जो है वो रिलेटेड है डॉलर की कीमत बढ़ने से, और डॉलर की कीमत बढ़ रही है जिस तरह और रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी कोई जवाब, कोई वजह, कोई तुक नहीं। जब आप कहते हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो $25 बिलियन पे हैं, तो इतने, और फिर ये कहते हैं कि जी हाईएस्ट हैं वो हमारे तारीख के, तो जब आपके पास इतना डॉलर पड़ा हुआ है फिर डॉलर क्यों आपको महंगा हो रहा है वहाँ पे? रुपया डीवैल्यू क्यों कर रहे हैं आप? इसी बात है कि अगर डॉलर को आपने स्टेबल करना है तो हुकूमत अमूमन यही होता है कि स्टेट बैंक कुछ इंजेक्ट करता है मार्केट में डॉलर और उसकी प्राइस स्टेबल हो जाती है। यही इमरान खान कहा करते थे। जनरल साहब मुझे ब्रेक लेने, जल्दी से एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। किसी भी वफाकी वजीर से वजह पूछे भाई महंगाई क्यों है, पेट्रोल क्यों महंगा कर दिया, बिजली क्यों महंगी है, आटा क्यों महंगा, वो कहते हैं संजीदा सवाल पूछे, ये सवाल ही संजीदा नहीं है। और वो कहते हैं अवाम तो खुश है इस सब से, आप कोई मसला है? नहीं, ये संजीदा तो यही है। देखें, अब आप जितनी जी चाहे माशी तरक्की की बात करें कि ये हो गया वो हो गया, उसके फवायद जब तक अवाम तक नहीं पहुंचते उसका कोई फायदा नहीं। उसका फायदा नहीं है। ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करूंगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में सियासी इंतशार होने जा रहा है, सियासी डिस्टेबलाइजेशन है, और ये पहले भी हो चुका था। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी ऐसा कुछ हुआ था, अदम एतमाद हुआ था और वज़ीर आला तब्दील हो गए थे। तो क्या इस मरतबा भी कुछ ऐसा हो सकता है? और बाकी पैनलिस्ट से पूछेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। बात करेंगे जरा बलूचिस्तान के हवाले से। लगारी साहब, ये जो बलूचिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं जाम कमाल साहब के खिलाफ अदम एतमाद, उनके अपने ही जमात के लोगों ने लोग ले आए सर, और जो मेरी आखिरी रिपोर्टर से बात हुई थी वो ये था कि जाम कमाल साहब ने एक जगह कह भी दिया कि अगर ये लोग राजी नहीं है मुझसे तो मैं अपना इस्तीफ़ा भी दे देता हूँ। तो एक तो ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ज़रा ये बता दीजिए, और दूसरा क्या तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है जैसे सनाउल्लाह ज़ारी साहब के ज़माने में हुआ था? सर लगारी साहब, एक बार ऐसा हुआ था, अभी सनाउल्लाह ज़हरी साहब इक़्तिदार में ही थे, वज़ीर आला थे, और मैंने अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब को बिलावल हाउस लाहौर में उनकी ज़ियारत हुई थी। तो उस वक्त लगा था कि कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ बन रही है, कुछ चीज़ पकने जा रही है और कुछ नताइज बरामद होने वाले हैं। तो अब नताइज तो बरामद हो गए थे और नतीजा ये निकला था कि टूट गई थी हुक्मरान जमात, और हुक्मरान जमात के अंदर जो है कुछ लोगों ने बगावत कर दी थी और वो प्यारे हो गए थे एक हकीकी ताकत के, यानी ताकत के मराकज़ को बहुत प्यारे हो गए थे। तो ताकत के मराकज़ को प्यारे हुए थे वाया बिलावल हाउस, है ना? यही कहा ना? मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये होने के बाद जो है बिलावल हाउस को कुछ नहीं मिला, वो तो कुछ वहां से कोई चीज लेकर भी नहीं आ सके, ना हुकूमत बना सके, ना वहां पर कुछ सीटें ले सके। अब दूसरे इलेक्शन ये जा रहा है 2018 का, और 2013 में इनको कोई सीट नहीं मिली है। और बिलावल हाउस में एक काम हुआ था कि ये अरकान जो हैं ग्रुप की सूरत में आकर मिले थे और टूटी थी हुकूमत। और ये जो ग्रुप की सूरत में मीटिंग हुई थी वो अलग ऐलान हुई थी। बिजंजो, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो पहले छुप कर मिले थे, लेकिन बाद में तो ग्रुप की सूरत में मिले थे। अच्छा, अब वो वही सेम जो हैं चीफ ऑफ जालावान सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो बिलावल हाउस के मुस्तकिल मकीन हो गए हैं और वो पीपल्स पार्टी को बहुत अजीज़ हो गए हैं।
जनरल अब्दुल कादिर ने अपनी ट्वीट पर लिखा था एक ही लफ्ज़, जिए भुट्टो, तो वो भी उनके साथ चले गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून लीग को अमलन छोड़कर वो पीपल्स पार्टी में आ चुकी है। लेकिन जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, जो ताकतवर मराकज़ की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें फिर फूट पड़ी हुई है और इस दफ़ा फूट बड़ी है। एक तो उनके अपने ज़िले से लसबेला से साले मोहम्मद भोतानी और कुद्दूस बिदंजो और दीगर बहुत अहम अरकान जो है वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं और इनके खिलाफ हैं। सादिक संजरानी साहब एक दफ़ा पहले क्राइसिस को टाल चुके हैं, अब दूसरी बार वो क्राइसिस टालने के लिए क्वेटा में आ रहे हैं और इस वक्त मीटिंग भी हो रही है। कुछ देर पहले तक जो है वो उनकी मीटिंग चल रही थी। तो अब इस सूरत हाल में देखें कि अच्छा, ये बात दुरुस्त है सर, टाइम कम है, ये बात दुरुस्त है कि जाम कमाल साहब को उनकी परफॉर्मेंस के बाइस हटाने की कोशिश की जा रही है या कोई और वजह भी है? नहीं, एक तो ये है कि परफॉर्मेंस उनकी नहीं है और इन्होंने 3 साल में एक तो इनके पास फंड्स वाफिर मिकदार में थे, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सके, ब्यूरोक्रेसी इनको कंट्रोल कर रही है। अच्छा। और का दफ्तर जो है वो अपने दफ्तर के कुछ लोगों में घिरे हुए हैं, जो इनके ट्विटर अकाउंट को हैंडल करता है, जो इनके सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, वो असल हुक्मरान बने हुए हैं। ना पहले चीफ सेक्रेटरी जो है वो वजीर आला को खातिर में लाते थे, ना मौजूदा वजीर आला को मौजूदा चीफ सेक्रेटरी उनको खातिर में लाते हैं और उनके फरमान टाइम कम है। जनरल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान में आप भी सर्व कर चुके हैं सर। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवादर और सी पैक का, उस पर अभी तक क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो FWO और बाकी दीगर इदारों के पास है, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की उसमें बड़ी कम इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इस पर भी ज़रा बात कर दीजिएगा कि बढ़नी चाहिए। और दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं और लगारी साहब बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वज़ीर आला की सुनती ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी खातिर में ही नहीं लाता चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान को। तो अगर ऐसा ही सिस्टम होगा तो हिंदुस्तान को और बाकी लोगों को तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने में आसानी होगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पर गवर्नमेंट या इदारे वर्कआउट क्यों नहीं करते सर? जनरल साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जनरल साहब की आवाज बढ़ाओ यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है, बोलिए। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बता रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे मिनिस्टर वगैरह, बलूचिस्तान में करप्शन बेतहाशा है और इनकी कमजोरियां इनकी ब्यूरोक्रेसी को पता होती हैं। ये खुद नहीं उनके सामने आंख खोल सकते और नतीजा ये है कि उनमें कोई अच्छा, मुझे याद है कि मेरे वक्त में वो शेरदिल साहब हुआ करते थे। शेरदिल एक शरीफ आदमी था, वो चीफ सेक्रेटरी था, लेकिन बड़ा ओबीडियंट टाइप जी। लेकिन उधर ही एक उनके बाद जो साहब आ गए, उन्होंने अपने आप को सर्ट कर लिया, क्योंकि जब आपको पता है कि ये काम नहीं। अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का था कि ये ज्यादातर अपने ये जब चीफ मिनिस्टर रहे तो ज्यादातर वक्त ये दुबई में होते थे। इनके वहां पे कोई 3-3.5 हज़ार आसामियां खाली पड़ी हुई थी और सनाउल्लाह ज़हरी के भाई जो हैं वो लोगों से पैसे मांगते थे कि नौकरी लेनी है तो पैसे दो। तो बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम हथियार फेंकते हैं उनके सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने, सिर्फ इस वजह से कि हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। हमारे लोग जो हैं वो उतनी। जनरल साहब, इमरान खान साहब जो एहतसाब की बात करते हैं, छोड़े नवाज शरीफ और जरदारी को कुछ अरसे के लिए, ये बलूचिस्तान वाली करप्शन पे बात कर लें, उन बेचारों का भी दुआ बनता है ना सर। उनको भी छोड़ा ही हुआ है, वो तो कोई किसी को सजा ना होगी। यूसुफ गिलानी का केस 9 साल से पड़ा हुआ है, राजा परवेज अशरफ का पड़ा हुआ है, उनके कागजात ही सुना के गुम हो गए हैं। तो ये कौन किसी को सजा मिल गई है? कोई भी नहीं। ये सारे छूट जाएंगे, ये केस चलेंगे नहीं आगे, ये इसी तरह ही कागजात रुलते रलते गायब हो जाएंगे, फिर फोटो कापियां जाएंगी कोर्ट में, उनको जज तस्लीम नहीं करेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। कि ये सबसे बड़ी चीज इमरान खान के खिलाफ जो जाएगी वो ये है कि आपने सबसे ज्यादा नारा लगाया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डालूंगा, पैसे निकलवाऊंगा। केसेस हैं, केसेस जेन्युइन है, लेकिन किया कुछ नहीं इसके ऊपर। उसकी वजह ये है कि अदारे फाल नहीं है। टाइम कम है। बलूचिस्तान में भी कुछ होगा कि उसी तरह जिस तरह बाकी केसेस में हुआ है? क्योंकि बलूचिस्तान में तो खैर से बात ही नहीं होती ना रेटिंग आती है सर, ना मीडिया इस पे आता है, ना डिजिटल मीडिया आता है, ना यूट्यूबर्स आते हैं। बलूचिस्तान में अगर हुकूमत बदलनी है तो आज कोई पैसा लगा दे, जैसे पहले लगाया था, सादिक संजरानी को बनवाया, उधर इसको इनकी सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत गिराई, उस वक्त पैसा लगा था। और जिसने तकसीम किया उन्होंने उसमें एक शो में, टॉक शो में मेरे साथ समा टीवी पे तस्लीम किया कि हाँ मैंने जाके तकसीम किया।
तो वो चीज ये है कि आज भी अगर कोई करे तो वहां हुकूमत गिराना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। तार मलिक साहब, मैंने अपने शुरू में कहा था कि मेरे लिए लाहौर से ज़्यादा बलूचिस्तान की सियासत मैटर करती है। ये बलूचिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इग्नोर कर दिया जाता है। और जनरल साहब बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क में अगर कहीं करप्शन है तो वो बलूचिस्तान में है। अगर बलोच महरूम है तो वो इस्लामाबाद वालों की वजह से नहीं है सर, वो 18वीं तरमीम के बाद अपने ही सरदारों की वजह से हैं, जिस पर कोई बात नहीं करता। जनरल मलिक साहब, मेरी राय में एक तो मुस्बत बात ये हुई कि चलें तहरीके अदम एतमाद पेश हुई और आप और मैं बलूचिस्तान डिस्कस कर रहे हैं। अगर इतना अहम है तो हम डिस्कस ही नहीं करते। सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात ये जो आप हम ये इस मिथ को भी मैं ब्रेक करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का क्या पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे ज़्यादा फंड है, तो जिस सूबे में सबसे ज़्यादा फंड है करप्शन भी वहीं ज़्यादा हो रही। तीसरी बात, बलोच सरदारों को हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं। सर रेशो की बात हाँ, रेशो की तो मतलब उधर अगर 1 अरब गया तो उसमें से भी 95 करोड़ रुपए खा जाते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बलूचिस्तान की पार्लियामेंट या गवर्नमेंट वीक है। हम सरदारों को तो कह रहे हैं ठीक है कि वो भी करप्शन करते हैं, लेकिन मैं आपके नाजरीन की मेमोरी वापस लाने की खातिर ये कहूँगा कि वो सेक्रेटरी खजाना थे जिनके घर नैब ने छापा मार के करोड़ों रुपए रिकवर किए और लाइव दिखाएं। वो कोई बलोच का सरदार नहीं था। और वो IGFC जिन्हें जनरल राहिल शरीफ ने वहाँ से तब्दील किया था फरारी गाड़ी में, आर्मी के ऑफिसर जो वहाँ शहीद हो गए उसकी ट्रैक कर, वो भी कोई बलोच के सरदार नहीं थे। तो अब नई रियलिटीज़ भी हमने देखना होगा कि जब हम अवामी मैंडेट को जो बाप पार्टी बाप की सरपरस्ती के लिए सियासत करेगी तो फिर ना असूल होगा ना नज़रिया होगा। और जाम कमाल साहब के भी आगे चैलेंज ये है कि जाम भी खाली है और कमाल भी कोई नहीं है। तो जाम मेरी तोबा शकन, तोबा मेरी जाम शकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। तो ये पैमाने हैं, ये समेटने कोई आ जाएगा वहाँ हुकूमत। तो इस तरह अगर हम मैनेज कर रहे हैं, बच्चे को पता है कि बलूचिस्तान में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं, बासर लोग मैनेज करते हैं। तो सबसे बड़ी करप्शन ये है कि बासर लोगों की मैनेजमेंट भी करप्शन होती है माशरे के लिए। 30 सेकंड का कमेंट अगर लगारी साहब करते हैं, क्योंकि फिर ये टॉपिक नहीं होगा दूसरे आप में। 30 सेकंड लगारी साहब। नहीं, मलिक साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा और जनरल साहब ने भी ठीक कहा है। इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद बलूचिस्तान में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है और बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बाज़ इलाकों में अमलन आग भड़काई गई है ताकि आग भड़कती रहे और उसके आड़ में कुछ और काम होता रहे। और जो कुछ और काम है इसके बारे में तो ज़ाहिर है कोई बात ही नहीं कर सकता, और वो और काम जो है वो जारी है और उसके बारे में सब जो है अपने कान एक तरफ रखते हैं। ब्रेक पे जा रहा हूं लगारी साहब। पाकिस्तानियों सोचिएगा, और तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, आधा पाकिस्तान, और उस नाम बात करते हैं, नाम सोचते हैं, नाम पॉलिसी बनाते हैं। ब्रेक और ब्रेक के बाद आज़ादी या सहाफ़त पर बात करेंगे। ना सहाफ़त आज़ाद है न सहाफ़ी आज़ाद है, पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लगारी साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, अगर 2 मिनट में मुझे जवाब दीजिएगा, टाइम कम है सर। ये फवाद चौधरी साहब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे तो बिला वजह चांद को लेके मौलवी हजरात से, उलमा हजरात से लड़ पड़े। अब वजीर इत्तलात दोबारा से बनाए गए तो फेक न्यूज़ का ज़्यादा चर्चा तो सोशल मीडिया पे होता है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे PMDA को लाने की कोशिश थी। ये मामला बेसिकली था क्या था, पहले तो ये बताइए ना सर, जो अब टल गया सुना है। नहीं, असल बात ये है कि ये एक बार फिर वो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की कोई चीज़ लाना चाहते हैं कि मीडिया को कंट्रोल कर सकें। मैं हैरान हूँ इनकी अकल के ऊपर कि भाई दुनिया भर की दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियाँ खुली हुई हैं और रोशनदान खिले हुए हैं, दुनिया भर से फ्लो है इंफॉर्मेशन का। आप इंफॉर्मेशन को कैसे रोक सकते हैं? आप दुनिया भर से जो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, क्या फिर आप तमाम जो वो हैं मीडिया सोर्सेज हैं या तमाम जो आपके जितनी भी वेबसाइट्स हैं सब कुछ बंद कर देंगे? आप कहेंगे ट्विटर वाले छुट्टी करें, आप कहेंगे फेसबुक वाले छुट्टी करें, आप कहें दूसरे जितने भी हैं वो सब छुट्टी करें और सबको आप पकड़ लेंगे और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए से आप चंद लोगों को पकड़ना चाहते हैं, चंद लोगों को आप जो है वो एक बोतल में बंद करना चाहते हैं और उन्हें जो है अपना निशाना बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के ज़वाल की और बहुत सी वजूहत होंगी। एक बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी का मतलब मैं जितना अपने ताकत से और ज़ोर से कह सकता हूँ, वो बहुत बड़ी वजह जो है वो चौधरी फवाद हुसैन होंगे।
और चौधरी फवाद हुसैन जिस तरह से अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई टॉप चीज हूं और मैं कोई 30 मार खान हूं, मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा जरर रसा और नुकसान दे बाकी पार्टियों के साथ भी इन्होंने यही कुछ किया था, इनके साथ भी यही कुछ करने वाले हैं। आप देखते रहेंगे। लगारी साहब वैसे फवाद चौधरी साहब कॉन्फिडेंट तो हैं अपने जर्नल नॉलेज पे सर? नहीं, उनका जनरल नॉलेज ऐसा ही है जो उन तक महदूद है। वो कभी बैठे ना किसी चौराहे पर, फिर बात होगी जहां पर लोग सुनने वाले भी हों, फिर जनरल नॉलेज को देखते हैं कि कहाँ जाता है इनका। नहीं, ऐसी खामखा की बातें हैं और क्योंकि इनको मौके मिलते रहे हैं, क्योंकि ये सर टाइम कम है, ये अच्छी डिबेट थी। जनरल अमजद शुएब साहब सर इनके एक वफाकी वजीर हैं मुराद सईद साहब नाम है वो सड़कों वाले सर, मलिक साहब मुराद सईद साहब सर, मवासलात वाले सर, उनका नाम ही भूल गया हमें। वो कभी हमारे सामने ना सवाल का जवाब देना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो ना हर 3 महीने बाद डिजिटल मीडिया वाले यूट्यूबर्स को और टिकटॉकर्स को बुला लेते हैं सर, जो पीटीआई के पेरोल पे थे या हैं सर, और उनको ब्रीफिंग देते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना नहीं चाहते, ब्रीफिंग देते हैं यूट्यूबर्स को और कानून बनाते हैं मेन स्ट्रीम वाले। ये इतना तजाद है क्यों सर इनके पास, पीटीआई वालों के पास? देखिए, जहां तक यूट्यूबर्स का ताल्लुक है वो रीच बढ़ रही है उनकी, ये ठीक है, लेकिन जो मेन मीडिया है हमारा उसका अभी भी वो मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा मेन मीडिया पे इनको एड्रेस करना चाहिए। जो अभी मसला इन्होंने खड़ा किया है, प्रिंट मीडिया के लिए ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। मेरा ख्याल है पहले की बात है, सरगोदा में एक जर्नलिस्ट ने इसी तरह फेक, उसको 2 साल की सजा, और वो हुई इसी वजह से कि जो खिलाफ थी उसने वो कोर्ट में चला गया, ले गया कि जी मुझे डिफेम किया। तो उधर कानून मौजूद है। ये सोशल मीडिया है जिसका मसला है कि उस पर कोई पता नहीं लगता, लोग करके चले जाते हैं उसको डिटेक्ट करना, और वो पता है कि झूठ सच निकल जाते हैं जरूरत। तो वो जो डिफेमेशन उसका कुछ करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर पता नहीं ठीक ही है चलता था। जनरल साहब एक जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जरदारी साहब की हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की और इमरान खान साहब की, तीनों को कंपेयर कीजिए। मीडिया की आजादी के लिए किसने काम किया? 1 2 3 करके बताइएगा सर जल्दी से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई खास काम किया। जरदारी साहब के वक्त में थोड़े बेहतर हाल था, लेकिन होता यही है कि मीडिया में कुछ लोगों को करके उनको अपना फेवरेट बना के तो उनसे काम चलाया जाता है। बाकी हमेशा हुक्मरान की कोशिश रही है कि अदालतें और मीडिया उनका ताबे हो, लिहाजा वो कभी भी आजाद। तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब मीडिया को लेके एक जैसा बिहेवियर और कानून और सोच रखते हैं, आप ये कह रहे हैं मोस्टली? बिल्कुल सही। ये चलो कहीं तो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का मुआवजा बराबर हुआ। ताहिर मलिक साहब, मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन आज़ादी जो इतनी भी ना हो कि लोगों की इज्जतें बाजारों में और खुलेआम स्क्रीनों पे और सोशल मीडिया पे उछलना शुरू। इट्स अ वैलिड पॉइंट जो फवाद के जहाँ पर बस यहीं तक वैलिड है, अगले उसके बाद वो अपने मफाद की तरफ चल पड़ते हैं। तो ना एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, ऐसा कानून जो इक्वली हो, जहाँ मीडिया की आज़ादी की बात भी हो और फेक न्यूज़ का भी खात्मा हो सके, मिस इन्फॉर्मेशन का भी खात्मा हो सके। मलिक साहब, मेरी राय में देखें कवानीन मौजूद हैं, और इस वक्त चैलेंज ये है कि जब आप अखबार में खबर फाइल करते हैं तो मल्टीपल स्टेजेस पे सोर्स भी चेक होता है, न्यूज़ भी वेरीफाई होती है, एडिटोरियल कंट्रोल और चेक्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। तो डिजिटल मीडिया की रेगुलराइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अथॉरिटीज़ के ऊपर अथॉरिटी बना रहे हैं। देखें, जब पेमरा है वो एक अथॉरिटी है, तो हम दूसरा एक नई अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। इसके लिए पहले से कवानीन हद तक इज़्ज़त के मौजूद हैं। अगर दहशत गर्दों को सज़ा नहीं मिल रही तो मिलिट्री कोड बना दिए। अगर हद तक इज़्ज़त का कानून जो है वो इन्फोर्स नहीं हो रहा, डिसीजन नहीं हो रहे, तो हम नया बिल ले आएँ। कंज्यूमर कोर्ट के लिए और ले आएंगे। तो पैरेलल जस्टिस सिस्टम हम बना रहे हैं। हम क्यों नहीं जुडिशल रिफॉर्म्स करते क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में, जहाँ तक इंसाफ तक एक रसाई हो आम शहरी को। अगर सहाफ़ी उसकी करैक्टर असैसिनेशन करे, फेक न्यूज़ वो करे, अगर उससे कोई कार्टेल जो है वो बिजनेस में फ्रॉड करे, लैंड में फ्रॉड करे, तो वहाँ उसकी रसाई हो। और जहाँ अगर कोई क्रिमिनल या दहशत गर्द हो उसे भी सज़ा मिल जाए। तो इन तमाम चीज़ों की माँ और जो इसका हल है वो ये है कि हम क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को अपने बेहतर करें। लगारी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं अबाउट आज़ादी सहाफ़त। क्या इस मुल्क में मीडिया और सहाफ़त आज़ाद है सर? और इनका जो फोकस है सर वो हमेशा टीवी स्क्रीन और मेन स्ट्रीम है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के प्रमोशन की बात करते हैं, मगर उसके लिए रेगुलेशन नहीं बना रहे सर ये गवर्नमेंट। कायदे आज़म की तकरीर सेंसर हो गई थी
और कौन क्या किसी को जवाब दे सकता है। फिर उसके बाद जो है वो फिर आगे बढ़े। मैंने जैसे बताया कि प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आ गया। भुट्टो साहब के ज़माने में भी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत कम आज़ाद था। मार्शल ने आकर सेंसर लगाया और हमने एक जुमला लिखा कि नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली, तो सेंसर वाला बोलता है कि भाई दिल भर चल जाएगा, दाश्ता नहीं चलेगी, ये हटाएं इसको। यानी दिल बर्दाश्ता को उसने ये मतलब लिया था। तो अब हम क्या करें? अब यही फवाद चौधरी भी यही करना चाहते हैं कि भाई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि वो सेंसर करना शुरू कर दें। ये जो हम बोल रहे हैं, हमारी बातें जो हैं, इसके ऊपर एक सेंसर लगाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पानी बहुत बह चुका है और इनके बस में नहीं है। ये जिस तरह का ये सोच रहे हैं, उसका आखिरी वक्त होता है जब कोई हुकूमत मीडिया पर हमलावर होती है और वो आखिरी सांसें गिन रही होती है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब। बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीर को भी सेंसर कर दिया गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी किताबों में नहीं बताया जाता। जिस मुल्क में मुल्क बनाने वाले के साथ गद्दारी कर दी जाए, उस मुल्क से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 74 साल गुजर गए। अब कौम बनने के लिए हमें आज़ादी सहाफ़त, कुछ सहाफ़त हटा दीजिए, उससे तकलीफ़ होती है, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियाँ ख़त्म करनी होंगी। और यही मेरा दीन इस्लाम भी कहता है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।